गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत की खोज पाठ 2 तलाश के अंतर्गत हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं भारत की विविधता और एकता। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस पुस्तक में लिखित इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास, भारत के अतीत को तलाश करने की कोशिश की है। उन्होंने भारत की संस्कृति की खोज करने की कोशिश की है। तो इस शीर्षक के अंतर्गत वे लिखते हैं, भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने देश की विविधता, यानी उसके अंदर कितने प्रकार की लोग हैं, कितने प्रकार के स्थान हैं और किस तरह से सभी स्थानों में अंतर है, उसकी बात कर रहे हैं। और इसके लिए वो जो उदाहरण चुनते हैं वो चुनते हैं एक पठान का और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल का। तो इस तरह के इस क्षेत्रों के जो लोग हैं उनमें पर्याप्त अंतर हमें दिखाई देता है, उनमें हमें विविधता दिखाई देती है जो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसका जो ताल्लुक है, वे कहते हैं इसका जो ताल्लुक है वो शारीरिक रूप से तो है ही है, और जो मानसिक आदतें हैं और जो मानसिक विशेषताएं हैं उसके आधार पर भी हम इन लोगों में अंतर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। हालांकि वे कहते हैं कि उनमें कुछ समानता हो सकती है। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में वो एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक कोई भी ऐसा सूत्र है, कुछ भी ऐसी वस्तु है या कोई भी ऐसे हम उनको जीवन मूल्य भी कह सकते हैं जो कि एक ही हैं, जो हमें हमारी संस्कृति से मिले हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। अब यहाँ की जो संस्कृति है उसकी बात की जा रही है कि बहुत से रीति रिवाज मिलते हैं हमारे एक दूसरे से। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली में मिलते हैं। पठानों का जो नृत्य है वो रूसी कोजक शैली का जो नृत्य है उससे मिलता है। और इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद, यानी अंतर के बावजूद, पठान पर भारत की जो छाप है वो उसी तरह से स्पष्ट देखी जा सकती है जैसे कि किसी तमिल पर देखी जा सकती है। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि ये सीमा के प्रदेश हैं। सीमा के प्रदेश यानी ये हमारे ऐसे प्रदेश हैं जो बॉर्डर पर लगते हैं। और साथ ही अफ़गानिस्तान भी भारत के साथ हज़ारों वर्षों से जुड़े रहे हैं। अफ़गानिस्तान जो है वो हमारे देश के साथ काफ़ी वर्षों से जुड़ा रहा प्राचीन समय में। ये पुराने तुर्क और जातियाँ, दूसरी जातियाँ जो अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थीं, यानी ये सभी बौद्ध धर्म का पालन करते थे। और बौद्ध धर्म का पालन करने से पहले भी ये वैदिक काल में हिंदू थीं। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। सीमांत क्षेत्र का मतलब है जो क्षेत्र हमारी सीमा, हमारे बॉर्डर के साथ लगते हैं, वो क्षेत्र हमारी भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र रहे हैं। अब भी वहाँ पर हम स्मारक या मठों को देख सकते हैं जो कि अब टूटी फूटी हालत में है।
अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं, विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। यानी एक ऐसे विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि 2000 वर्ष पहले हमारे देश की प्रसिद्धि का कारण था। इसकी प्रसिद्धि इतनी थी कि विदेशों से भी भारत में लोग पढ़ने के लिए, विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खिंचे आते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। यानी धर्म जरूर लोगों ने परिवर्तन किया समय के साथ साथ, लेकिन मानसिकता में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। अब लेखक ने जो उदाहरण देने की कोशिश की भारत की विभिन्नता को, भारत के अंदर की जो विविधता है उसको दिखाने के लिए, उन्होंने पठान और एक तमिल का उदाहरण दिया, जो कि बिल्कुल हमारे सीमा के क्षेत्रों में हैं। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। वे कहते हैं सब प्रांत के लोगों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन सबके ऊपर भारतीयता की छाप भी बड़ी गहरी है। ये जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषाभाषी जनता में बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। यानी इतनी भाषाओं के होते हुए भी हमारे देश की जो आत्मा है वो एक ही है। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोवेश एक से हैं। यानी हमारी जो सभी अलग अलग जो प्रांत हैं उनके गुण और दोष हमें एक से मिलेंगे। इनकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। वे प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया था। यानी हमारी जो प्राचीन भारत की बात कहें तो उसकी एक सभ्यता और एक संस्कृति थी, जिसमें पूरे जो भारतीय हैं किसी भी प्रांत के हों उनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी। उनके अंदर नैतिक मूल्य, उनके अंदर मानसिक विशेषताएं, जो मन से जुड़ी हुई विशेषताएं हैं, वो लगभग एक समान है। हम किसी भी व्यक्ति से मिलें, उसके जीवन मूल्य, उसकी नैतिकता, उसकी मानसिक विशेषता, वो सब दूसरे प्रांत के लोगों से मिलती जुलती हैं। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए यानी उसी में समा गए, मिल गए। यानी विदेशों से लोग आए हमारे देश में, वो यहाँ पर रहे, हम उनसे प्रभावित हुए, कुछ बातों को हमने अपनी संस्कृति के अंदर उसको समावेश कर लिया। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। जब भी कोई इस तरह की कोई जो घटनाएं थी या किसी अलग तरह के विरोधी तत्व अगर होते तो उनके साथ सामंजस्य, उनके साथ मेल जोल रखने का प्रयास किया जाता और इस मेल जोल के कारण उनकी कुछ बातों को अपनी संस्कृति में जोड़ लिया जाता। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। यानी इस एकता की कल्पना कोई आरोपित चीज़ नहीं है, यानी बाहर से डाली गई नहीं है, ये हमारे सबके अंतरात्मा में है। इसके अंतर्गत हम अपने विश्वासों को ले सकते हैं। रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया। यानी हमारा समाज हम देखें, हमारे विश्वास एक जैसे हैं, हमारे रीति रिवाज अलग अलग हैं, लेकिन वो सभी रीति रिवाज भी एक परंपरा से,
एक कुछ किन्हीं मूल्यों से एक जुड़े हुए हैं। और इस तरह विविधता होते हुए भी हमारे यहाँ पर एकता नज़र आती है। किसी भी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। यानी कितना ही बड़ा कोई देश क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ छोटी बड़े अंतर मिल ही जाएंगे। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। यानी उस समूह की, उस देश की एकता तब आती है जब किसी दूसरे देशीय समूह से उसकी तुलना की जाए, उसका कंपैरिजन किया जाए। ये बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। यानी जो सीमांत इलाके हैं, सीमा के आसपास के जो इलाके हैं, उनमें अक्सर जो दो निकट समूह होते हैं उनकी जो भिन्नता है वो इतनी स्पष्ट दिखाई नहीं देती, वो धुंधली दिखती है या वो आपस में घुली मुली सी हमें नजर आती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती, धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन और अनुभूति करता था। यानी पूरा भारत जो था वो एक था। पुराने इतिहास जो है वो इसमें उस प्रमाण है कि एक भारतवासी जब अपने देश के किसी भी हिस्से में जाता था तो वहाँ पर उसे अपनापन मिलता था, जबकि किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर हम अजनबी होते हैं, हम अपने आप को परदेसी महसूस करते हैं। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आके बस गए, अब कुछ ऐसे लोगों की बात की जा रही है जो भारत में आकर बस गए तो भी कुछ समय रहने के बाद वो भी यहाँ पर अलग धर्म के होते हुए भी वो भारतीय ही कहलाए, भारतीय ही बने रहे। कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। ये विदेशों से हमारे देश में आए लेकिन यहाँ पर रहने के बाद ये भारतीय ही कहलाए। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार किया वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय ही बने रहे। आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं। भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो, मतभेद यानी उनका आपस में विचार ना मिलते हों, लेकिन फिर भी जो भी एक समुदाय है हमारे देश का, जब वो विदेशों में जाता है तो वहाँ पर एकजुट होकर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाएगा तो वो पहले हिंदुस्तानी ही माना जाएगा। इसी प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहाँ पर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हों तो वहाँ पर वो उसे हिंदुस्तानी ही समझेंगे। लेखक आगे कहते हैं कि मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई भी आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकता। यानी कोई भी दो आदमी जो हैं वो एक तरह के से नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों में जिनकी मैंने यात्रा की थी। अब लेखक जो है अपने भारत का एक चित्र अपने शब्दों में वो यहाँ पर खींच रहे हैं हमारे समक्ष। वर्षा ऋतु की इस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। यानी वर्षा ऋतु की बात कर रहे हैं जो अपने जादुई स्पर्श से इस धरती पर सौंदर्य बिखेर देती है, हरियाली ला देती है। विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में,
व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज़्यादा बर्फ़ की टोपी पहने हिमालय के या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है। यानी यहाँ पर पूरे प्राकृतिक सौंदर्य की बात उन्होंने की उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और जिसके बीच में कल कल खल खल करता झरना बहता है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रख लेते हैं। तो इस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने समक्ष भारत की एक बहुत ही खूबसूरत सा चित्र उपस्थित कर लेते हैं। जन संस्कृति